हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टॉपर्स चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के नदी तंत्रों के बारे में। और सबसे पहले हम समझते हैं कि नदियां कौन सी होती है और इनका उद्गम स्थल कहाँ होता है, ये कैसे उत्पन्न होती है। तो जो हमारी नदियां होती है वो बहुत ऊंचाई वाले जो पर्वत होते हैं, जहां पर तापमान बहुत अधिक हो बहुत कम होता है, वहां पर क्या होता है कि जो बर्फ है वो पिघलती नहीं है, कम तापमान के कारण बिल्कुल कठोर अवस्था में रहती है। लेकिन जब गर्मियों में उस क्षेत्र का तापमान क्या होता है कि ज्यादा होने लग जाता है, तो वहां की जो बर्फ होती है वो पिघलने लग जाती है। और पिघलते पिघलते उससे जो जल निकलता है वो बहते हुए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है। तो ये जो जल होता है जिस रास्ते से जाता है या जिस धारा से होकर जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम नदी कहते हैं। तो जैसे हमारा भारत में कौन सा पर्वत है, हमारे भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला है इस वाले क्षेत्र में। तो ये हमारे ऊंचाई वाला क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत कम तापमान रहने के कारण क्या होता है कि जो बर्फ होती है वो बहुत कठोर अवस्था में होती है, वो पिघलती नहीं है। लेकिन गर्मियों के टाइम पे जब यहाँ पर बर्फ क्या होती है, धीरे यहाँ का तापमान बढ़ता है, तो बर्फ धीरे धीरे पिघलने लग जाती है। और जब बर्फ धीरे धीरे पिघलने लग जाती है तो इस पूरे वाले क्षेत्र में से नदियां निकलती है और नदियां बहते हुए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चली जाती है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि हमने नदी तंत्र तो बोल दिया कि हम नदी तंत्र को पढ़ने वाले हैं, लेकिन नदी तंत्र कहते किसे हैं, हम सबसे पहले ये समझते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि हमारी जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती है या किसी इस ऐसे क्षेत्र से निकलती है जहां पर तापमान बहुत कम होता है और क्या होता है कि बर्फ जो होती है वो कठोर अवस्था में होती है। लेकिन जून के महीने में या गर्मियों के महीनों में वहां उस क्षेत्र का जब तापमान बढ़ता है तो वो बर्फ पिघलने लग जाती है। और जैसे जैसे वो बर्फ पिघलती है, वो जो बर्फ है वो जल के रूप में परिवर्तित होकर धीरे धीरे पानी के रूप में बहती रहती है। ठीक, तो वहीं से हमारी नदियों का उद्गम होता है, या वहीं से हमारी नदियां उत्पन्न होती है। ठीक, अब हम नदी तंत्र किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो नदियां क्या होती है, ये मान लो ये हमारी गंगा नदी है। ठीक, गंगा नदी की क्या इसके साथ सहायक नदियां होगी। अब गंगा नदी अकेले तो नहीं बह रही है, गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो अलग अलग क्षेत्र से होकर आ रही हैं। जैसे मान लो ये ए सहायक है, ये बी सहायक है और ये गंगा की सी सहायक नदी है। ठीक, इसी तरीके से गंगा नदी की ये सहायक नदियां आ रही हैं। अब जो ये पूरा क्षेत्र है, जो गंगा नदी की सहायक नदियों का ये पूरा जो तंत्र है, इसे ही हम नदी तंत्र कहते हैं। यानी जब कोई बड़ी नदी उसकी छोटी छोटी सहायक नदियां उसमें मिलती है, तो जो ये पूरा क्षेत्र होता है इसे हम नदी तंत्र कहते हैं। एक हमारा दूसरा टॉपिक आता है कि नदी बेसिन किसे कहते हैं। तो नदी बेसिन वो क्षेत्र होता है कि जैसे हमारी ये गंगा नदी है, गंगा नदी के साथ में ये और कौन सी नदियां हैं, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब इन नदियों से क्या होगा कि इस वाले पूरे क्षेत्र में इस नदी से सिंचाई होगी, इसी क्षेत्र में इस नदी से सिंचाई होगी, इस क्षेत्र में इस नदी से सिंचाई होगी। तो इसी तरीके से गंगा नदी और गंगा नदी के आसपास की जितनी भी सहायक नदियां हैं, उनसे जिस जिस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य होगा और जहां जहां तक वो पूरे क्षेत्र में उस गंगा या उसकी सहायक नदियां फैली होगी, उस पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, गंगा नदी बेसिन कहेंगे। या इससे हम ये समझ सकते हैं कि नदी और नदी की सहायक नदियों द्वारा जिस जिस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है, जिस पूरे क्षेत्र में किया जाता है, उसे नदी बेसिन कहते हैं। ठीक, तो जैसे ये गंगा नदी मान लो, तो गंगा नदी की ये सहायक नदियां हैं, इनसे इन सारे क्षेत्र में क्या हो रही है, सिंचाई का कार्य हो रहा है। तो इसे हम क्या, इस पूरे क्षेत्र को क्या हम कहेंगे, इसे हम नदी बेसिन कहेंगे। तो याद रखना कि जब नदी होती है उसकी सहायक नदियां आती है, उससे जुड़ती जाती है, तो उस पूरे तंत्र को क्या कहते हैं, उसे नदी तंत्र कहते हैं। लेकिन जब नदियों और नदियों की सहायक नदियों से कि जिस पूरे क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नदी बेसिन कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन सी नदियां हैं और कौन कौन से बड़े नदी तंत्र है। क्योंकि भारत में बहुत सारी नदियां बहती है, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग नदियां बहती है, लेकिन भारत में प्रमुख जो है 3 नदी तंत्र है। इसमें पहला हमारा सिंधु नदी तंत्र है जो इस पूरे वाले क्षेत्र में है। दूसरी हमारी गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी हमारी यहाँ उत्तराखंड से निकलते हुए और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां यहाँ इससे मिलते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
उसी तरीके से तीसरा हमारा जो नदी तंत्र है वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। वो ब्रह्मपुत्र हमारी यहाँ तिब्बत से निकलते हुए इस पूरे क्षेत्र में बहते हुए कहाँ चली जाती है, यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हमारे पास प्रमुख कौन से नदी तंत्र हैं? हमारे पास जो प्रमुख नदी तंत्र हैं वो हमारे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ठीक। दूसरा है हमारा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह हमारा सिंधु नदी तंत्र इस वाले क्षेत्र में, फिर गंगा नदी तंत्र इस वाले क्षेत्र में, और ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इस वाले क्षेत्र में, ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सिंधु नदी तंत्र। पहले आज की वीडियो में हम अपने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे और आने वाली अगली वीडियो में गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखेंगे, ठीक। तो मेनली हम फोकस करते हैं सिंधु नदी तंत्र पे। तो सिंधु नदी जो है, सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ से होता है हम ये समझते हैं। तो ये हमारा तिब्बत है, यानी चीन में तिब्बत आता है। तो चीन के तिब्बत से यहाँ पर से हमारी सिंधु नदी निकलती है, और सिंधु नदी यहाँ से बहते हुए और इधर जाकर पाकिस्तान से होते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में हमारी सिंधु नदी गिर जाती है, ठीक। तो अरब सागर में हमारी कौन सी नदी गिर जाती है? अरब सागर में हमारी सिंधु नदी गिर जाती है। ये इधर से बहते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए और इधर पाकिस्तान से होते हुए हमारी अरब सागर में हमारी सिंधु नदी गिर जाती है, ठीक। तो सिंधु नदी यहाँ तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह हमारा तिब्बत में मानसरोवर झील, यहाँ मानसरोवर झील के पास एक सानुख्याल हिमनद है, वहां से हमारी सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम होता है और यहाँ से होते हुए ये जम्मू कश्मीर से बहते हुए और इधर पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ठीक। अब सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उनको भी हम देखते हैं। तो सिंधु नदी की सहायक नदियों में सबसे पहली जो नदी आती है वो है हमारी झेलम नदी, ठीक। अब झेलम नदी यहाँ पर हमारा कौन सा है? यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के पास से निकलती है। जम्मू कश्मीर में एक झील है जिसका नाम आपने सुना होगा, बेरीनाग झील। बेरीनाग झील से ही हमारी जो झेलम नदी है उसका उद्गम होता है। किसका? झेलम नदी का। तो ये जो झेलम नदी है ये यहाँ से बहते हुए इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाते हुए आगे को बहती है, ठीक। तो ये कौन सी हमारी? झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में कहाँ से निकलती है? झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बेरीनाग झील के पास से निकलती है और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। तो याद रखना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो वो हमारी झेलम नदी है, ठीक। इसके बाद एक प्रमुख नदी है जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और उसका नाम है, वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और उस हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको जब दर्रे पढ़ाए थे तो बताया था कि हिमाचल प्रदेश में हमारा एक बाड़ा लाचला दर्रा है और बाड़ा लाचला दर्रे से हमारी चिनाब नदी निकलती है। कौन सी नदी? चिनाब नदी। तो बाड़ा लाचला दर्रे से यहाँ से हमारी कौन सी नदी निकल रही है? चिनाब नदी। और यहाँ पर हमारी जो झेलम नदी है, झेलम नदी जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक। झेलम नदी यहाँ से हमारे जम्मू कश्मीर से निकलती है बेरीनाग झील के पास से और आगे भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए यहाँ चिनाब नदी में मिल जाती है। और चिनाब नदी हमारी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के हमारे बाड़ा लाचला दर्रे से चिनाब नदी निकलती है, ठीक। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये हमारा हिमाचल प्रदेश में आता है और हिमाचल प्रदेश से ही हमारी एक दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है हमारी रावी नदी। और रावी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। किस दर्रे से? रोहतांग दर्रे से। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलते हुए और यहाँ पर चिनाब नदी में मिल जाती है। तो रावी नदी भी किसकी सहायक नदी है? रावी नदी भी चिनाब नदी की सहायक नदी है, ठीक। इसके बाद हमारी एक दूसरी नदी है जो हमारे मानसरोवर झील के पास से निकलती है। मानसरोवर झील के पास से यहाँ पर ये किस नदी से निकलती है? किस ताल से? सॉरी, राकस ताल से ये नदी निकलती है।
कौन सी नदी? राकस ताल से। राकस ताल से हमारी यहाँ पर नदी निकलती है। इसका नाम कौन सी है? सतलुज नदी। कौन सी? सतलुज नदी। सतलुज नदी हमारे तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है और आते बहते हुए आती है, और जैसे ये आती है तो ये कहाँ चली जाती है? ये यहाँ पर चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश से एक नदी हमारी निकलती है जिसका नाम है व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी। और व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है और ये नदी बहते हुए जाती है और यहीं पर हमारे किस नदी से मिल जाती है? हमारी सतलुज नदी से मिल जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी हमारे मानसरोवर झील के पास से आती है बहते हुए। मानसरोवर झील के पास हमारा कौन सा हिमनद है? सानो-ख्याल हिमनद से निकलती है और ये बहते हुए यहाँ जम्मू कश्मीर से होते हुए और पाकिस्तान से बहते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक। कौन सी नदी? मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सिंधु नदी। ठीक, सिंधु नदी, ये हमारी सिंधु नदी है और तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकल रही है और यहाँ जम्मू कश्मीर से बहते हुए इधर जा रही है। अब हमारी जम्मू कश्मीर से हमारी कौन सी नदी निकलती है? यहाँ पर एक ही नदी निकलती है जिसका नाम है हमारा झेलम नदी। ठीक। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बेरीनाग झील के पास से निकलती है और बहते हुए आती है और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए यहाँ पर चेनाब नदी में मिल जाती है। किस नदी में? चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक। इसके बाद हमारी यहीं पर मैंने बताया कि चेनाब नदी हमारी कहाँ से आती है? हिमाचल प्रदेश से आती है और हिमाचल प्रदेश से हमारे बाड़ालासला दर्रे से निकलते हुए ये सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक। फिर उसके बाद चेनाब नदी की ही सहायक नदी रावी नदी है जो रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से आती है और चेनाब नदी में मिल जाती है। फिर एक दूसरी नदी, तीसरी नदी जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है उसका नाम है व्यास नदी, जो व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है लेकिन ये सतलुज नदी में मिल जाती है। ये वाली जो हमारी नीचे वाली नदी है ये कौन सी है? ये हमारी सतलुज नदी है, सतलुज नदी। ठीक। कौन सी नदी? सतलुज नदी। और ये वाली हमारी कौन सी नदी है? ये वाली हमारी व्यास नदी है और ये वाली मैंने बताया था ये हमारी रावी नदी है। ये चेनाब और ये वाली हमारी झेलम है। ठीक। तो ये सिंधु नदी, ये झेलम नदी, ये चेनाब नदी, ये हमारी रावी नदी, ये व्यास नदी और ये सतलुज नदी। ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये तो हमें यहाँ पर भी समझ आ रहा है कि हमारी ये जो चेनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, बाकी सारी नदियां किस में जाकर मिल रही है? चेनाब नदी में मिल रही है। और चेनाब नदी जब सारी नदियों का पानी इकट्ठा हो जाने के बाद बड़ी बन जा रही है तो उसके बाद किस में बह रही है? किस में जाकर मिल रही है? तो सिंधु नदी में जाकर मिल रही है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हमारी चेनाब नदी है। ठीक। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि चेनाब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो ये नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी सबसे ज्यादा जल इसमें लेकर आती है और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सतलुज नदी यहाँ पर चेनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था सिंधु नदी जल समझौता। ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है। इसके तहत क्या हुआ? ये जो सिंधु नदी जल समझौता था इसके तहत भारत जो है झेलम और चेनाब इन दो नदियों का सिर्फ जो 20% पानी है वो यूज कर सकता था और बाकी जो ये तीन नदियां हैं यानी ये हमारी रावी, व्यास और सतलुज, इनका हम 80% पानी यूज कर सकते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र की दो नदियों का हम 20% और बाकी तीन नदियों का हम 80% जो पानी है वो यूज कर सकते हैं। ये सिंधु नदी जल समझौते में था। ठीक।
अब ये हमारा सिंधु नदी तंत्र है और इसको हमें रिवीजन करना होगा, तभी हम इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। ये बिना रिवीजन के अच्छे से समझ नहीं आता है, बल्कि मैप के माध्यम से तो ये बहुत इजीली समझ आ जाता है। अगर हम इस मैप को हर रोज 5 मिनट देखते हैं तो हमें ये चीज आसानी से समझ आ जाती है। तो ये था आज का हमारा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र जो हमने पढ़ा है। इसके बाद हम आने वाली वीडियो में गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे और हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।